हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 3 फरवरी को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज के तीनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है एक्सपोजिंग इंडिया फाइनेंशियल मार्केट टू वल्चर्स। इसमें हम इंडिया लोकल करेंसी ग्लोबल बॉन्ड की बात करेंगे, जिसको जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके क्या मायने हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इश्यूज रेज होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी पे भी बात करेंगे। मेंस में इस बार आपको क्वेश्चन दिख सकता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है पॉपुलेशन प्रायोरिटीज़। बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ से होने वाले चैलेंजेस के लिए बनाई जाएगी, जो सॉल्यूशंस देंगी कि हमें इससे आने वाले चैलेंजेस को कैसे डील कर सकते हैं। उसी के बारे में ये आर्टिकल है। लास्ट आर्टिकल हमारा वो है टू स्टेट। ये भी इजराइल पैलेस्टीन इशू से है और द हिंदू में ये आया हुआ है। टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी हुई होगी। आप मोर में क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। फर्स्ट आर्टिकल है एक्सपोजिंग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट टू वल्चर्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। कई सारे ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे इकॉनमी के जो आपको प्री में पूछे जा सकते हैं। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। मेंस की बात करें तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी, इस ब्रॉडर थीम पे आपको क्वेश्चन 100% इस बार 24 में दिखने वाला है। क्या होता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी, पहले ये समझते हैं। इंडिया के जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, डॉलर पे। इंडिया फॉरेक्स क्यों रखता है, ताकि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है, जो भी बिल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर रहा है वो डिपेंडेंसी डॉलर पे है। और अगर डॉलर कम हो जाएंगे तो फिर इंडिया इंपोर्ट कैसे करेगा। इतना सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जैसे 1991 क्राइसिस हुआ था वो ये इसी कारण हुआ था क्योंकि इंडिया के पास फॉरेक्स नहीं था, डॉलर्स नहीं थे। तो इंडिया की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, डॉलर के ऊपर, फॉर अ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। अगर मुझे दूसरी कंट्री से कुछ मंगाना है तो मुझे डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी कर रहा है, डी डॉलराइजेशन कर रहा है। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि हम जो है डिपेंडेंसी ऑन डॉलर कम कर रहे हैं। अगर एक कंट्री से मैंने कुछ ख़रीदा है तो इंडियन रूपी में ही सेटलमेंट हो जाए, मुझे डॉलर देने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ये हालात बनते हैं तो इंडियन रूपी का क्या होगा, इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा। पूरी दुनिया में इंडियन रूपी की जो कीमत है वो बढ़ेगी। ग्लोबल मार्केट में इंडियन रूपी लोग रखना शुरू कर देंगे। जस्ट लाइक डॉलर, इंडियन रूपी भी डॉलर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो सरकार यही चाहती है कि जो लोकल करेंसी है उसको बढ़ावा मिले, और इसी गोल्स को अचीव करने के लिए सरकार ने जो है रिसेंटली कहा था कि इंडिया जो लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड हैं उनको मार्केट, वर्ल्ड के जो मार्केट्स हैं, है ना, वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट्स हैं, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। और सरकार ने ऐसे नियम थे उसको बदले थे, जिससे इंडिया लोकल ग्लोबल बॉन्ड, जो बॉन्ड्स हैं, लोकल करेंसी के जो बॉन्ड्स हैं, उन्हें ग्लोबल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए। इस स्टेप के बाद जेपी मॉर्गन चेस, जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी है, ये कंपनी के द्वारा इंडिया का जो लोकल बॉन्ड है उसको क्या किया गया था, फ्लोट किया गया था। इंडिया का जो लोकल बॉन्ड है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था अपने गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स सूट में। ठीक है, तो यही बेसिकली इस पे हमारा आर्टिकल आया है। ठीक है, ये ब्रॉडर थीम है और ये स्पेसिफिक थीम है। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के जो लोकल ग्लोबल बॉन्ड हैं, लोकल करेंसी के, वो ग्लोबल स्टेज पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे इंडियन इकॉनमी में, क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें कवर की जाएगी। बेसिकली एडवांटेजेस और चैलेंजेस और इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल यही है मेन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने भी जेपी मॉर्गन की तरह ही इंडिया के जो बॉन्ड हैं उन्हें क्या किया है, ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स में इंक्लूड किया है। FTSE जो थर्ड बहुत बड़ी कंपनी है वो भी
इंडिया को अभी वेट एंड वॉच लिस्ट पे रखिए, लेकिन बहुत जल्दी इंडिया के लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड को क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी। शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो बॉन्ड समझ लेते हैं। बॉन्ड होता क्या है? इट इज़ अ पेपर विच एक्नॉलेज दैट यू हैव लेंड कॉरपोरेशन ऑब्लिक गवर्नमेंट सम मनी। ये एक पेपर होता है जो ये एक्नॉलेज करता है, बताता है कि हाँ सही बात है, गवर्नमेंट ने और किसी कॉरपोरेशन ने मेरे से कुछ पैसा लिया है, और जब ये पेपर मैं वापस उनके पास लेके जाऊंगा तो वो मुझे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जो है क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ये सारी चीज़ें इस पेपर में लिखी रहती है। अगर ये पेपर गवर्नमेंट इशू करती तो इसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है, अगर कोई कंपनी इशू कर रही है तो इसे कॉरपोरेट बॉन्ड कहा जाता है। जो भी इसमें जो ब्याज दर होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, जो इशू कर रहा है उसके ऊपर। अगर सरकार करेगी तो ब्याज दरें कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि गवर्नमेंट मेरा पैसा चुका ही देगी। लेकिन अगर मुझे भरोसा नहीं है तो मैं तभी ये ऐसे बॉन्ड खरीदूंगा जब मुझे इंटरेस्ट बहुत हाई मिल रहा हो। अगर मैं जानता नहीं, मान लो कोई एक नई कंपनी खुली है और उसको उतना भरोसा नहीं है मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या दे रहा है ये इंटरेस्ट रेट, 100 रुपये 10 साल बाद 200 हो रहे हैं या 500 हो रहे हैं, तो मैं सोचूंगा यार कि यार थोड़ा तो ले ही लेता हूँ। अगर दे दिया तो क्या होगा, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो हाई इंटरेस्ट रेट, जितनी ज़्यादा रिस्क होती है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको बॉन्ड में चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड जनरली बहुत कम इंटरेस्ट रेट बियर करते हैं। कौन इशू करता है गवर्नमेंट बॉन्ड, ये तो आप जानते ही हैं, आरबीआई करता है। अगर उसकी मैच्योरिटी मतलब उसका जो पीरियड है रिटर्न करने का आपको मिला और आपने रिटर्न किया, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी पीरियड की अगर हम बात करें 365 दिन से कम है तो उसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है जो सरकार इशू करती है, और 1 साल से अधिक है तो उसे जीसैक बॉन्ड कहा जाता है। यही जीसैक बॉन्ड जो लोकल करेंसी बॉन्ड है उसे कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो इंडेक्स हैं, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। अब इंडेक्स की बात भी कर लेते हैं, इंडेक्स होता क्या है। ठीक, पहले सम अप कर दें बॉन्ड को। बॉन्ड बेसिकली क्या है, मनी रेज करने का तरीका है, डेट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाते हैं समझ में नहीं आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स जानते हो ना यार, 30 कंपनी है इसमें। 30 कंपनी में 25 अच्छा करेगी, 5 कम करेगी, तो ये मान लीजिए 20 कंपनी अच्छा कर रही है टोटल। इसके हिसाब से हम देखें तो एक साथ 25 पूरी अच्छा करती तो बहुत ज़्यादा इंडेक्स बढ़ जाता, लेकिन 5 खराब कर रही तो इंडेक्स थोड़ा कम हो गया। तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंडेक्स नहीं बढ़ा, क्योंकि 25 अच्छी कर रही थी लेकिन 5 खराब भी कर रही थी। इसी तरीके से मान लीजिए कि 25 खराब कर रही लेकिन 5 बहुत अच्छा कर रही है, तो एकदम से जो इंडेक्स होगा वो गिरेगा भी नहीं, क्योंकि 5 कंपनियां भी अच्छा कर रही है, तो इंडेक्स जो है इतना ही गिरा। एडवांटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता है इंडेक्स, और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होता है। तो जो सेंसेक्स है बेसिकली ये क्या है, 30 कंपनियों का एक समूह बना दिया गया है, और इनके जो प्राइजेज़ हैं, इनके जो शेयर के प्राइजेज़ होंगे उसके हिसाब से ये फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर मान लो कुछ कंपनी बहुत अच्छा कर रही लेकिन कुछ ख़राब कर रही है तो थोड़ा बहुत सेंसेक्स बढ़ेगा, बहुत सारी कंपनियां ख़राब कर रही लेकिन कुछ अच्छा कर रही है तो थोड़ा बहुत सेंसेक्स गिरेगा। तो ये रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क करने के लिए इंडेक्स बनाते हैं। उसमें ऐसा करते हैं कि कुछ अच्छी कंपनियां डाल दी, कुछ ख़राब कंपनी डाल दी, तो रिस्क बनी रहती है। इसी तरीके से जेपी मॉर्गन भी क्या कर रहा है, इंडिया की जो लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड है उन्हें इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड में जो इंडेक्स बनाया इन लोगों ने उसमें इंक्लूड कर रहा है। इस इंडेक्स में ब्राज़ील के गवर्नमेंट बॉन्ड होंगे, चाइना के होंगे, रशिया के होंगे, साउथ अफ्रीका के होंगे, जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उनके गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे, और इंडिया के भी होंगे। इंडिया का तो वेटेज उन्होंने बता दिया कि 10% तक वेटेज होगा हमारे इंडेक्स में। तो अगर इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है तो 10% तो प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन अगर बाकी लोगों के कम कर रहे हैं तो ओवरऑल प्राइसेस इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स का कंसेप्ट समझ में आया क्या? रिस्क को कम करने के लिए हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर देते हैं, काफ़ी सारे हमने बॉन्ड यहाँ पर मिक्स कर दिए, और कुछ अच्छा करेंगी तो बॉन्ड ओवरऑल जो इंडेक्स होगा वो बढ़ेगा, लेकिन कुछ ख़राब करेंगी तो ये जो ओवरऑल बढ़ रहा है वो इफ़ेक्ट भी नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कंसेप्ट था। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, इसको समझने की ज़रूरत है। एक लास्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो है
जो लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड होंगे, इसको अब खरीदने के लिए इन्वेस्टर को रिस्क उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पहले ग्लोबल मार्केट में इंडिया के बॉन्ड नहीं जाते थे, पहले भी इंडिया के बॉन्ड बाहर खरीदे जाते थे, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे जाते थे, लेकिन रिस्क किसकी होती थी? जो इशूअर है उसकी रिस्क होती थी, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो जाता था। ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी समझ में आएगा। अभी क्या होगा, जो इन्वेस्टर होंगे वो पहले डॉलर को मनी में कन्वर्ट करेंगे और मनी में इस बॉन्ड को खरीदेंगे। ठीक है, अब इन्होंने मनी में इस बॉन्ड को खरीदा। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये का एक बॉन्ड था और उस समय $1 की कीमत भी कितनी थी? 100 रुपये। अब इसमें इस बॉन्ड में पर्टिकुलर ए पर्सन को 10% ब्याज मिलने वाला है। तो इसने पहले $1 को 100 में कन्वर्ट कराया और फिर उस 100 रुपये को दे करके एक बॉन्ड खरीदा। अब इसको 110 रुपये मिलने वाले हैं 3 महीने बाद। तो ये क्या करेगा, 3 महीने बाद वापस जाएगा 110 रुपये लेने के लिए, और इसने जो बॉन्ड था वापस रिटर्न किया, 110 रुपये लिया। लेकिन उसके बाद जब इसने डॉलर में कन्वर्ट किया तो करेंसी का डेप्रिसिएशन हो चुका था और $1 110 रुपये बना था। तो इसको रिटर्न कितना मिला? $1 भी रिटर्न नहीं मिला, क्योंकि 110 रुपये का $1 हो गया। तो जब इसने कन्वर्ट कराया $1 को, तो 110 रुपये को, तो इसे $1 मिला, इतना ही तो वो लेके आया था। तो ये जो डेप्रिसिएशन वाली रिस्क है, ये किसकी हो गई है अब? इन्वेस्टर्स की। जो बाहर इंडिया के ग्लोबल बॉन्ड खरीदेंगे उनको ये रिस्क उठानी पड़ेगी, इंडिया को अब ये रिस्क नहीं उठानी पड़ेगी। पहले क्या होता था, इंडिया के बॉन्ड जो है डॉलर्स में खरीदे जाते थे, तो उसमें जो रिस्क होती थी वो इशूअर की होती थी, हमारी रिस्क ज़्यादा होती थी। अगर डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो इंडिया को ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। जो दूसरा वाला केस है उसका खुद दिमाग लगाओ कि किस तरीके से इंडिया को नुकसान होता था और अब इन्वेस्टर को नुकसान होगा। होपफुली ये आइडिया आपको लग गया होगा कि अब जो है लोकल करेंसी के बॉन्ड रुपी में खरीदे जाएंगे और जो रिस्क होगी वो इन्वेस्टर की रिस्क होगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेजेस, ये मेन पार्ट है। ठीक, फर्स्ट क्या है? इट एनहांस इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस। ऑब्वियसली यार, इंडिया की जो इंडिया एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी पूरी दुनिया को दिख रहा है, और इंडिया अब वो एक जगह बन चुका है जहाँ पर लोगों को लगेगा कि यार यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ग्लोबल मार्केट में अगर इंडिया के लोकल बॉन्ड्स क्या हों, इशू हों, फ्लोट हों, तो क्या खरीदेंगे लोगों को? क्या लगेगा कि इंडिया ट्रस्ट करने लायक कंट्री है भाई, अब पूरी दुनिया में जो है इनके बॉन्ड खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो ये इकॉनमी अच्छी है, स्टेबल है, इसलिए हमें इसे खरीदना चाहिए। और इंडिया एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह गवर्नमेंट जो लोग होंगे वर्ल्ड के, वो इंडिया को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? बेनिफिट, ईज फाइनेंसिंग एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फंड। जब पैसा आएगा इंडिया में, लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड जब बिकेंगे, ठीक है, तो कहाँ पैसा आएगा? इंडिया में ही तो आएगा, है ना। सरकार को रिटर्न ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन पैसा कहाँ आएगा? इंडिया के पास आएगा। उससे जो फिस्कल डेफिसिट जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है। इंडिया के जो इंटरनल रिसोर्स है उसका यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर से हम डेट ले रहे हैं, बाहर के लोग हमारा बॉन्ड खरीद रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकार उसे रिटर्न नहीं करेगी, सरकार को पैसा तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब पैसा बाहर से आ रहा है। इंडिया की जो इंटरनल जो सोर्सेज हैं उसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंड मिल जाएगा इंडिया को अपना डेफिसिट कम करने के लिए या डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है? इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लैंडिंग। ठीक है, चूँकि अब अल्टरनेटिव सोर्स आ गया है, कोई और भी खरीद रहा है आपके बॉन्ड, है ना, मल्टीपल सोर्सेज हो गए हैं आपके बॉन्ड को खरीदने के, तो बेसिकली आपके जो बॉन्ड हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है। जैसे ही आपके बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे। बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और बॉन्ड प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो बॉन्ड में मिलने वाली जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड प्राइसेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड होता है। जैसे कि पहले 90 रुपये का बॉन्ड था और इस पर 10 रुपये मिल रहे थे मैच्योरिटी के बाद, बहुत एकदम से लोगों ने खरीदना चालू किया तो बॉन्ड के जो प्राइसेस है वो 95 हो गए। अब आपको कितना रुपये देना है? बस 5 रुपये। तो जब बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, यहाँ 90 से 95 हो गए, तो इंटरेस्ट रेट जो यील्ड है
आपको देनी है, जो इंटरेस्ट देना है वो केवल 5 रुपये, पहले 10 देना था, तो यील्ड क्या हो गई, कम हो गई। तो बॉन्ड प्राइसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड होता है। ये होपफुली आइडिया है आपको। कंसेप्ट अगर पहले से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी समझ में आ गया होगा। तो चूंकि डिमांड ऑफ बॉन्ड बढ़ जाना है तो कहीं ना कहीं बॉन्ड प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, और बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे तो यील्ड कम होगी। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ जो लेंडिंग है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आसानी से जो कॉरपोरेट हैं उनको लोअर कॉस्ट ऑफ लैंडिंग में पैसा मिल जाएगा, लो कॉस्ट में इनको पैसा मिल जाएगा। इंडिया में हमेशा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहते हैं, तो इतना मुश्किल होता है इंडिया में बैंक से पैसा उठाना, क्योंकि हमेशा 7% 8% रेपो रेट रहता है। ठीक है, अगर यूएस वगैरह देखोगे तो वहाँ 1% 2% तक रेपो, वहाँ का जो यूएस फेडरल रिजर्व का रेट रहता है वो 1% या 2% रहता है। तो वहाँ कॉस्ट ऑफ लैंडिंग बहुत कम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो कॉरपोरेट जो हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं, पैसा रेज नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट में वो खर्चा करना भी चाहते हैं, इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई है, तो इसलिए वो पैसा नहीं उठा पाते। लेकिन जैसे ही अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स बिकेंगे तो ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो कॉरपोरेट भी आसानी से क्या कर सकते हैं, लोन उठा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, इट मैच्योर्स इंडियन मार्केट बाय इंटीग्रेशन विथ वर्ल्ड मार्केट। ऑब्वियसली जो इंडिया का मनी मार्केट होगा, जो कैपिटल मार्केट होगा, उसको क्या करेगा, मैच्योर करेगा। इसके अलावा इनोवेशन भी होंगे, बहुत सारे ऐसे नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इंडिया में, जिससे इनोवेशन के थ्रू भी ये मार्केट डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा बैंक कैन एलोकेट मोर रिसोर्सेज फॉर फंडिंग। गवर्नमेंट क्या करती थी, बैंक को अपने बॉन्ड देती थी, और इसी बॉन्ड को रख के ये लोग क्या करते थे, बेसिकली सरकार पैसा रेस करती थी, है ना। गवर्नमेंट किसको इशू किया करती थी, ये एसएलआर क्या है, एसएलआर गवर्नमेंट बॉन्ड ही होते हैं। 21% गवर्नमेंट बॉन्ड रखना बहुत ज़रूरी है बैंक को, तो ये एसएलआर के थ्रू सरकार क्या करती थी, पैसा रेज करती थी और बैंक को इंटरेस्ट देती थी। अब जो है सरकार को ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई। अब बाहर के जो लोग हैं वो लोग ही इंडिया के बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो बाहर सस्ते में जब कम इंटरेस्ट रेट में सरकार को पैसा मिल रहा है तो बैंक के पास जो है क्यों जाएंगे, तो बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा। अब उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो लैंडिंग रिसोर्सेज के लिए यूज़ करेंगे। अब जब लैंडिंग होगी तो क्या होगा, अल्टरनेट फंड बनेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। समझ में आया क्या। इसके अलावा करेंसी एप्रिसिएशन और स्टेबिलिटी भी होगी। जब बाहर से डॉलर्स आएंगे और रुपी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, बाहर से डॉलर आए तो डॉलर की सप्लाई बढ़ी, ठीक, डॉलर की अगर सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा, और इंडिया की जो रुपी होगी वो क्या होगी, एप्रिशिएट होगी, क्योंकि रुपी की डिमांड बढ़ रही है। समझ में आया क्या। तो ओवरऑल जो करेंसी होगी वो क्या होगी, एप्रिशिएट होगी, और पूरा जो है करेंसी मार्केट स्टेबल होगा। ये इसके एडवांटेज है। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। यार मार्केट फ्लक्चुएशंस बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि विल एक्सपोज टू द आउटसाइड अनकंट्रोल्ड इवेंट्स। ठीक है, बाहर दुनिया के जो अनकंट्रोल इवेंट्स हो रहे हैं उसके कारण हमारी मार्केट फ्लक्चुएशंस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो हॉट मनी है, जो लोग लोकल करेंसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किए तुरंत भागेंगे यहाँ से उठ के, और उससे आपकी जो करेंसी होगी वो डेप्रिशिएट होगी, बहुत तरीके से नीचे आएगी। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है, जैसे रशिया वाला इशू हुआ है, यूक्रेन, कोई भी जियोपॉलिटिकल इशू होता है तो उसका असर जो है इंडिया के लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड पे पड़ सकता है, उसके ऊपर नीचे जाने पे पड़ सकता है, और रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम अपने आप को बाहर के अनकंट्रोल इवेंट्स से क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, अपने आप को सिक्योर नहीं कर रहे हैं। और 2008 में इंडिया जो है बाहर के इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड इकॉनमी नहीं था, इसलिए इंडिया बचा रहा रिसेशन से, अदरवाइज़ इंडिया की हालत और भी ख़राब हो सकती थी। जैसे कि 1997 का एशियन क्राइसिस है जो मलेशिया के साथ हुआ था, वो लोग बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड थे, बाहर पूरे उनके जो लोकल रुपी था, जो उनकी लोकल करेंसी थी वो पूरे मार्केट में फ्लोट हो रही थी, उन्हें वो पूरा मार्केट बंद करना पड़ा। जब तक वो बंद नहीं हुआ तब तक कि वो क्राइसिस से डील नहीं कर पाए या सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये रिस्क इंडिया को बढ़ने वाली है, मार्केट फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क होने वाली है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा चैलेंज टू करेंसी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली जब भी इस तरीके की रिस्क बढ़ेगी तो जितने भी लोग होंगे हॉट मनी लेके बाहर भागेंगे। जैसे ही डॉलर फ्लाइट होगा, इंडिया की जो
करेंसी होगी वो डेप्रिशिएट करेगी और इसलिए करेंसी मैनेजमेंट करना पड़ेगा आरबीआई को। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल मनी सप्लाई। इंडियन मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। वो कैसे करते हैं, बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल का यूज़ करके, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके मनी सप्लाई के फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल। लेकिन अगर इतना इंटीग्रेशन हो जाएगा बाहरी दुनिया से तो हम लोकल करेंसी को, मनी को, रुपी को, सप्लाई को, मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते और इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कोई काम की नहीं रह जाएगी अगर इंडिया बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाता है तो। इसके अलावा अगर बात करें, इट इंक्रीज स्क्रूटनी रिगार्डिंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस रिक्वायर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस हैं, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, उसमें स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। अगर फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ा तो बहुत ज़्यादा हमें क्या हो सकता है, रिस्क बढ़ेगी कैपिटल फ्लाइट की। तो इस पे ट्रांसपेरेंसी सरकार को बढ़ानी पड़ेगी। तो एक तरीके से ऑटोनॉमी भी थोड़ी हमारी इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से कम हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था हमारा जो लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन था, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए। लेकिन इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए ये सिर्फ एक सिंगल स्टेप है। इसके अलावा भी जो है आरबीआई बहुत कुछ कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है। फॉर एग्जांपल recently it permitting banking service in Indian rupee outside the country. The case of settling trade with Russia in Indian rupee for crude oil resulted in the accumulation of rupee in Russian bank. ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरीका था। सरकार इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर रही, जैसे कि रशिया के साथ जो भी ऑयल ट्रेड हो रहा है उसका सेटलमेंट काय में होगा, रुपी में होगा। तो इस तरीके से आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनलाइजेशन करना इतना आसान भी नहीं है और इतना तेज़ी से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको याद हो, तारापुर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसने 3 जो है ऐसे पैरामीटर थे जो कहा था कि जब तक ये फुलफिल ना हो तब तक क्या आप इंटरनेशनलाइजेशन मत करिए। एक तो ये क्या है, मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए। इन्फ्लेशन इंडिया में मॉडरेट अब रह रहा है। दूसरा, आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत कंट्रोल होना चाहिए। अगर फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल नहीं होगा तो कैपिटल यूं ही फ्लाइट होते रहेगी और मार्केट से आप एक्सपोज होते रहोगे, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हमेशा होते रहेगा, स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब तक ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है तब तक कि आप इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी मत करिए। होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ में कंप्लीट आ चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है पॉपुलेशन प्रायोरिटीज़। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और बजट से रिलेटेड है। कल ही हमने डिस्कस किया था, आज थोड़ा डीप में एनालिसिस करेंगे। क्योंकि बजट से रिलेटेड है, प्री और मेंस दोनों में आ सकता है आपको। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है बेसिकली आर्टिकल, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी जो स्पीच है उसमें कहा था कि एक हाई पावर्ड कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जो कि क्या करेगी, कंसिडर करेंगी द चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तेज़ी से और जो डेमोग्राफी बदल रही है उससे होने वाले जो चैलेंजेस हैं उसको डील करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देगी कि हम जो होने वाले चैलेंजेस हैं उससे कैसे डील कर सकते हैं। आर्टिकल में क्या बात की गई है, आर्टिकल में कहा गया है कि पहली बात तो ऑलरेडी इंडिया की पॉपुलेशन अब स्टेबल होती हुई दिख रही है, अब इस तरह की कमेटी का रेलेवेंस उतना नहीं है। दूसरा, उसमें ये कहा गया है कि जो सेंसस है वो तो हुआ नहीं, तो इनफ एविडेंस नहीं है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। पॉपुलेशन ग्रो ज़रूर हो रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो रीसेंट सर्वे हुए थे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसके हिसाब से जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो कितना पहुंच चुका है, 2.1 के आसपास पहुंच चुका है। TFR क्या होता है, TFR जो है टोटल फर्टिलिटी रेट हमें ये बताता है कि एक वुमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है ऑन एन एवरेज कितने बच्चे जन्म देगी। अगर एक महिला 2 बच्चे जन्म दे रही है तो ये 2.1 क्या है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है, मान लीजिए फादर और मदर के 2 बच्चे हैं तो बेसिकली ये अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं। और 2.1 अगर होगा तो जो पॉपुलेशन होगी वो स्टेबल रहेगी, पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी। अगर TFR की वैल्यू कितनी होती है, 2.1 होती है। मान लीजिए TFR की वैल्यू 2.1 से कम हो जाती है, इसका मतलब एक बच्चा हो रहा है अगर किसी पेरेंट्स को, तो 2 लोगों को रिप्लेस सिर्फ एक पर्सन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन ओवरऑल होगी वो डिक्लाइन होगी, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है। और अगर TFR
2.1 से अधिक है टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि दो लोग हैं, पेरेंट्स हैं आपके, फादर मदर, उससे अगर 3 बच्चे हो रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो TFR 2.1 से ऊपर होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी, ग्रो करेगी। लेकिन इतने एम्पल एविडेंस मिल चुके हैं कि जो TFR है वो 2 से कम हो चुका है। केवल कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 2.1 से ज़्यादा है, जैसे कि बिहार में 2.98 है अभी भी, मेघालय में 2.91 है, उत्तर प्रदेश में 2.35 है, झारखंड में 2.26 और मणिपुर में 2.17। सिर्फ इन्हीं स्टेट हैं जहाँ पर TFR 2.1 से ज़्यादा है। सदर्न स्टेट में देखेंगे तो सदर्न स्टेट में 1 के आसपास TFR हो गया है कुछ कुछ स्टेट में। एग्जाम्पल क्या है, केरला। केरला में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1 के आसपास है, मतलब पेरेंट्स मिल करके सिर्फ एक ही बच्चा कर रहे हैं वहाँ पर ऑन एन एवरेज। एक महिला ऑन एन एवरेज अपनी रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे कर रही है, एक ही बच्चा कर रही है। तो केरला में जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने के तरफ में है। ठीक, 1951 में बात करेंगे तो 1951 में जो सदर्न स्टेट है उनकी टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंटेज थी, 26%। अब कितनी हो गई है, 21%, जबकि माइग्रेशन बहुत हुआ है। अगर आप देखें सदर्न स्टेट में तो यूपी बिहार से बहुत लोग गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर पॉपुलेशन कम हुई है। उसका कारण क्या है, बेटर सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स है यहाँ पर, है ना, डेवलपमेंट ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, तो इसके कारण जो TFR होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये जो स्टेट हैं ये देखेंगे आप पिछड़े स्टेट हैं, इसलिए यहाँ TFR कहीं ज़्यादा है। तो कुछ ज़्यादा जो है ऑलरेडी जो एविडेंस शो कर रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो अब स्टेबल हो चुकी है। TFR ऑलरेडी 2 के आसपास आ गया है। अगर तेज़ी से और TFR कम होता है तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो कमेटी बनाई गई है इसका उतना रेलेवेंस नहीं है, लेकिन बाद में एक पॉइंट जो है आर्टिकल में कहा गया है कि इसका रेलेवेंस हो सकता है अगर जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं स्किल करने में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, अगर ये एजेंडा है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, डेमोग्राफी डिविडेंड का कैसे फ़ायदा लिया जाए, तो फिर ये कमेटी अच्छी है ना। ये कमेटी का अगर टर्म ऑफ रेफरेंस क्या बना दिया जाता है कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को जॉब क्रिएट करने में, उन्हें स्किल प्रोवाइड करने में, ताकि डेमोग्राफी डिविडेंड का मैक्सिमम यूज़ किया जा सके, जो विंडो इंडिया को मिली हुई है। अगर इंडिया को ये विंडो, जो यंग पॉपुलेशन है उन्हें स्किल नहीं किया, उन्हें जॉब नहीं दी, उन्हें कुछ भी नहीं किए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, बर्डन हो जाएंगे, ये कोई काम के नहीं रहेंगे और फिर बाद में जो है इनको भी खिलाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना हो इसलिए जो है कमेटी को ये सारे चैलेंजेस देखने की ज़रूरत है कि सोशल सिक्योरिटी जितनी भी पॉपुलेशन है उसे इंश्योर हो, ताकि बुढ़ापे में उन्हें दिक्कत ना आए, क्योंकि पॉपुलेशन आने वाले समय में और कमी होने वाली है। तो बुढ़ापे में उन्हें दिक्कत ना हो, सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखें, जॉब क्रिएट कैसे की जाए, ये सारी चीज़ें अगर कमेटी जो है करती है, ये सारे चैलेंजेस को डील करने के लिए कोई सॉल्यूशन देती है, तो कमेटी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ये बीजेपी का कोई एजेंडा है, जैसे कि इस कमेटी के जो इश्यूज़ हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के इश्यूज़ हैं, उसे रिलीजन के लेंसेज से देखा जा रहा है या इमाइग्रेशन की लेंसेज से देखा जा रहा है, तो ये कमेटी का रेलेवेंस इतना नहीं है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। लास्ट आर्टिकल है 2 स्टेट्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इजराइल पैलेस्टीन इशू से ये आर्टिकल रिलेटेड है। जब भी आपको 2 स्टेट सॉल्यूशन दिखे आप आंसर क्या मार्क करेंगे, इजराइल पैलेस्टीन। यूपीएससी में 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर ही 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, काफ़ी रिपीटेटिवली थीम है ये, काफ़ी रिपीटेड टॉपिक है ये, आपको बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री 2024 के पर्सपेक्टिव से। 2 स्टेट सॉल्यूशन की क्या बात की जा रही है, बेसिकली जो इजराइल पैलेस्टीन इशू है इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है दोनों के अलग अलग स्टेट बना देना। जहाँ पर इजराइल ऑलरेडी है वहाँ पर इजरायली लोग रहेंगे, और जो एरिया है वेस्ट बैंक का, गाज़ा का, यहाँ पर पैलेस्टीनियन रहेंगे। इनका अपना अपना बाउंड्री बना दो और बता दो कि भाई ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है। दोनों के अलग अलग एरिया डिसाइड करके दोनों को रिकॉग्नाइज़ कर देना चाहिए एज अ नेशन, और उसके बाद ये तामझाम ख़त्म। एक दूसरे की टेरिटरी में घुसना नहीं है। दोनों अगर ये सारी चीज़ें मान जाएं, एक्सेप्ट कर लें, तो ये चीज़ें हो सकती है, इजराइल पैलेस्टीन इशू का सॉल्यूशन आ सकता है। पर अभी तक ये आया क्यों नहीं, इसलिए नहीं आया क्योंकि ये यूके, यूएस, ये कंट्रीज़ ना अपने एजेंडा के कारण इनके ये चाहते ही नहीं कि ये डिस्प्यूट ख़त्म हो।
क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनके हथियार कैसे बिकेंगे, इनकी जीडीपी हथियार बेचने से। इंडिया का कश्मीर डिस्प्यूट कब से ख़त्म हो जाता अगर यूएस या यूके लोग, ये कंट्रीज़ चाहती तो। ये चाहते ही नहीं थे, ये चाहते हैं पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी ना आए, कहीं ना कहीं जो है डिस्प्यूट चलता रहे, ताकि हमारे हथियार बिकते रहें, हमारा रोल रहे, हमारा डोमिनेशन रहे, हमारी इंपॉर्टेंस रहे। समझ पाने, ये सारी चीज़ें करने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण अभी तक के सॉल्यूशन नहीं आया। इनफैक्ट यूके ने आज तक इन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। तो अभी जो है क्या हुआ है ये समझते हैं। ब्रिटिश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरून, उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम कंसिडर कर रहा है पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और ये फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, थिंकिंग है, उसमें चेंज देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमास वॉर हुई थी, इजराइल हमास वॉर, उसके बाद जो गाज़ा में लोगों की हालत हो रही है, उसको देख के शायद इन लोगों को थोड़ी दया आ गई हो। हालांकि जो कंजर्वेटिव पार्टी सर्कल्स के अभी भी मेंबर हैं वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यूके को ये करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी जिसने सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ की थी इज़राइल एज अ प्लेस ज्यूज़ के लिए। ठीक है, जो ज्यूनिस्ट मूवमेंट था वो इन्हीं के पुश से शुरू हुआ था। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, इशू किया था, जिसमें ये कहा था पैलेस्टीन लैंड पे जूइश लोगों के लिए इज़राइल बनाया जाएगा और क्रिएशन ऑफ होमलैंड किया जाएगा। और उसी के बाद से बहुत सारे जूइश पैलेस्टीन में जाके बसने लगे, और फाइनली पैलेस्टीन में इज़राइल 1948 में बन ही गया, और उसके बाद से इज़राइल पैलेस्टीन इशू चल रहा है। तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद से ओस्लो प्रोसेस हुई थी अर्ली 1990 में, जहाँ पर मल्टीपल डिप्लोमेटिक अटैम्प्ट्स हुए थे, जिसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही थी। लेकिन जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट हैं, स्पेशली इज़राइल के और पैलेस्टीन के भी, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो पैलेस्टीन वाले हैं वो ये चाहते हैं कि इज़राइल रहे ना, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, और वैसे ही जो इज़राइल के राइट विंग के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पैलेस्टीन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। इसलिए ये सॉल्यूशन आ नहीं रहा है। लेकिन इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, वो क्या है? 2 स्टेट। दोनों के अलग अलग स्टेट बना देना चाहिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। ये सॉल्यूशन आ सकता है, और दोबारा से जो है पीस वापस इस्टेब्लिश किया जा सकता है पैलेस्टीनियन के लोगों के लिए, है ना। काफ़ी टॉर्चर हो चुका है उनके लिए, ऑलमोस्ट 75-80 साल हो चुके हैं ये जंग चल रही है, ये डिस्प्यूट चला आ रहा है। होपफुली ये आइडिया आपको लग गया होगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन जब भी दिखे, इजराइल पैलेस्टीन आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।